हेलो एवरीवन, आई एम विनीत लुम्बा। इससे पहले कि हम आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में बताना चाहूँगा, जिससे आप अपनी प्रेपरेशन को बहुत इजी कर सकते हैं और बहुत इफेक्टिवली रिजल्ट्स को ला सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको मेरे बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलेंगे। मैंने IIT रुड़की से बीटेक करी है और मेरे को अभी 10 साल के ऊपर का समय हो गया है IIT JEE इंडस्ट्री में पढ़ाते हुए। करंटली मैं नंबर 1 एजुकेटर हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये रैंकिंग है, यहाँ पे वो चेंज होती रहती है, बट आज की डेट में आई एम नंबर 1 है ना। हो सकता है आप वीडियो बाद में देख रहे हो तो उस समय आपको ये रैंकिंग चेंज दिखाई दे। तो यह मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसे मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल पे आपको यहाँ पे देखिए फ्री क्लासेस मिलती हैं। ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, बहुत सारी क्लासेस हैं यहाँ पे ना। ये आपको केवल 3 ही दिख रहे हैं। जैसे ही आप सी ऑल करेंगे तो आप देखिए आपको यहाँ पे कई सारी क्लासेस दिखेंगी। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्लासेस ऑन माई प्रोफाइल। अलग अलग टॉपिक पे कई सारी क्लासेस हैं। इनका आप बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और अपने प्रेपरेशन को बहुत आसान कर सकते हैं ना। इनको एक्सेस करने के लिए आपको मेरा रेफरल कोड विनीत लाइव यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारी की सारी क्लासेस जो है वो बिल्कुल फ्री क्लासेस हैं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता, जस्ट आपको एक कोड यूज करना है, दैट इज विनीत लाइव। एंड उसके बाद आप इनको फ्रीली एक्सेस कर पाएंगे। इसके नीचे आप देखिएगा आपको मेरे फ्री कोर्सेज भी मिलेंगे। ये सारे रिकॉर्डेड कोर्सेज है ना। ये वाली जो क्लासेज है वो लाइव क्लासेज होती हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग जगह आप देख सकते हैं। और फ्यूचर में बहुत सारी लाइव क्लासेज होते रहते हैं ना, हर वीक हर मंथ कई सारी लाइव क्लासेज होती हैं। अगर आप प्लस को सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आपको फिर ये बैचेस भी मिल जाते हैं ना। ये मेरे इंडिविजुअल प्लस के कोर्सेज हैं, लाइव कोर्सेज, ये मेरे बैचेस हैं। कई सारे ऑनगोइंग बैचेस हैं, कई सारे बैचेस आने वाले हैं। तो प्लस में तो ऐसा है कि आप फिर सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज को एक्सेस कर पाते हैं और आप उनसे लाइव पढ़ सकते हैं ना। वो अनअकैडमी प्लस का एक पार्ट है। और जो मैंने आपको स्पेशल क्लासेस बताई वो आप देख सकते हैं कि एक तरह से आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है कि प्लस में हम किस तरह से पढ़ाते हैं ना। और प्लस में मोर स्ट्रक्चर्ड वे में कोर्सेज होते हैं, बेसिकली मोर डेप्थ में हम जाते हैं और हम चीजों को एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस को भी सेम मेरे रेफरल कोड विनीत लाइव के साथ एक्सेस कर सकते हैं ना। यू हैव टू यूज द सेम कोड विनीत लाइव एवरीवेयर दैट यू वांट टू एक्सेस एनी ऑफ माय कोर्सेज है ना, चाहे वो फ्री कोर्सेज हैं चाहे वो प्लस के कोर्सेज हैं। तो यार मेरी प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे फॉलो बटन है, इससे आप इसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे जो अपडेट्स होंगे, मेरे क्लासेस के नोटिफिकेशन होंगे, वो आपको ऐप में ही मिलते रहेंगे ना। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे आपको मैसेज आ जाएगा कि विनीत लुम्बा सर इज लाइव, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप उनको यूज कर सकते हैं इन क्लासेस को और अपनी प्रिपरेशन को यार और आसान और इफेक्टिव और फ्रूटफुल बना सकते हैं। कोई भी आपको कभी भी क्वेरी हो तो आप मेरे को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जब फॉलो करेंगे तो यहाँ पे एक मैसेज का बटन आएगा, आप मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मैसेज भी कर सकते हैं। उसमें आपका कोई क्रेडिट खर्च नहीं होगा। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प आउट माई स्टूडेंट्स। बस आपको सिंसियरली और पॉजिटिवली वर्क करते रहना है और जितना मेहनत से हम काम करते रहेंगे उतने अच्छे हमारे लास्ट में रिजल्ट्स बनेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेट्स से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सेट देखें कि सेट क्या होता है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स या फिर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। इसमें दो चीजें ध्यान देने वाली हैं। एक तो जो कलेक्शन हो वो वेल डिफाइंड हो, और दूसरी चीज कि सारे एलिमेंट्स सेट के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हों। सो सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। इसके हम कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं। जैसे मैं कहूं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब जो प्राइम नंबर का सेट होगा उसमें सारे प्राइम नंबर्स डिफाइंड है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11। हमें किसी नंबर में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये सेट में इंक्लूड करना है या नहीं करना है। तो सेट ऑफ प्राइम नंबर जो है उसको हम सेट बोलते हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे सेट ऑफ बेस्ट बैट्समैन, तो ये जो सेट है, अब इसमें कोई कहेगा कि सचिन तेंदुलकर आएगा, कोई कहेगा कि इस सेट में रोहित शर्मा नहीं आएगा, कोई कहेगा इस सेट में राहुल द्रविड़ आएगा, कोई कहेगा राहुल द्रविड़ नहीं आएगा। सो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस पर्टिकुलर सेट। सो इस चीज को हम सेट नहीं बोल सकते। दिस इज नॉट अ सेट। सेट क्या है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्टिंक्ट।
हमें उस किसी भी सेट में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, ठीक है। तो सेट्स को हम जनरली कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, जैसे कैपिटल ए से कर लिया, कैपिटल बी से कर लिया, एक्स से कर लिया, वाई से कर लिया, जेड से कर लिया। सो ऑलवेज सेट को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स यूज करते हैं, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो कह लो एलिमेंट्स हमारे सेट में आते हैं, अंदर सेट के अंदर हम उनको लिखते हैं, उनको हम स्मॉल अल्फाबेट से जनरली डिनोट करते हैं। ये एलिमेंट्स को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे और सेट को हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करेंगे। अब सेट को लिखने के दो तरीके हैं, आप दो तरीके से सेट को लिख सकते हो। सो उन दो तरीकों में फर्स्ट हम पढ़ते हैं, फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म, ROAST, रोस्टर मेथड। अब रोस्टर मेथड में जैसे हमारे पास लेट्स से ये एलिमेंट्स है 1 2 3 4 A और B, ये 6 एलिमेंट को हम रोस्टर मेथड से डिनोट करना चाहते हैं। तो इसको हम किस तरह से कर सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं A, यहाँ पे करली ब्रैकेट आती है, फिर ये पहला एलिमेंट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देन वी राइट A एंड B एंड वी क्लोज दिस करली ब्रैकेट। तो ये अपना रोस्टर फॉर्म में हमने सेट को लिख दिया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अंदर जो एलिमेंट्स है वो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 3 1 4 B A। ऑर्डर एलिमेंट्स का सेट्स के अंदर मैटर नहीं करता कि कौन सा एलिमेंट आप पहले लिख रहे हैं, कौन सा एलिमेंट बाद में लिख रहे हैं, दैट डजंट मैटर। सो ये तो अपना हो गया रोस्टर मेथड। अगर हम सेकंड मेथड देखें, सेकंड मेथड को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अपने पास ये 5 एलिमेंट्स हैं, इनको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने की ट्राई कर रहे हैं। तो इनको लिखने के लिए कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, A करली ब्रैकेट, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया, x ले लिया लेट्स से, और फिर यहाँ पे हम कॉलन लगाते हैं। तो x को हमने बोल दिया कि x हमारा जी नेचुरल नंबर है, और इसके साथ कंडीशन लगा दी एंड की, एंड जो अपने x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 होनी चाहिए। तो x एक तो नेचुरल नंबर हुआ और एक x अपना लेस देन 5 हो गया, और इक्वल टू 5 भी हो सकता है। अब 5 और 5 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से हैं, वो 1 2 3 4 और 5 ही आएंगे। तो जो ये फॉर्म बन गई अपनी, ये सेट बिल्डर फॉर्म बन गई। किसी भी सेट को हम इस तरह से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये दोनों फॉर्म्स समझ आ गई होंगी। आगे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में कैसे सेट्स को लिखते हैं। तो जैसे जैसे हम सेट्स में आगे बढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी और आती रहेगी। आगे देखते हैं, लेट्स से अपने पास एक सेट है A सेट, उसमें एलिमेंट्स A B C एंड 3 5 6, मान लो ये 6 एलिमेंट है, ठीक है। तो अब हमसे कोई पूछता है कि भाई इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। कार्डिनल नंबर का मतलब कि किसी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको हम डिनोट ऐसे करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ये राउंड ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ पे। और अब इस केस में कितना आंसर आ जाएगा, 6 आंसर आ जाएगा। एक और सेट ले लिया, लेट्स से वी हैव अ बी सेट जिसमें एलिमेंट्स ऐसे आ रहे हैं, राम, श्याम और लेट्स से आम, राम श्याम और आम, ये तीनों लेट्स से दोस्त है ना। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आए, अगर मैं आपसे पूछूं कार्डिनल नंबर क्या हो गया इस सेट का, इस सेट का कार्डिनल नंबर हुआ 3, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है।
ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा, हमने रोस्टर मेथड देखा, सेट बिल्डर फॉर्म देखी, दो तरह से सेट को लिख सकते हैं, और फिर हमने कार्डिनल नंबर ऑफ सेट देखा। चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स की हमने अलग अलग टाइप्स बना रखी हैं, जस्ट उनको नाम दिए और कुछ नहीं है। तो फर्स्ट टाइप में हम देखते हैं, हम बोलते हैं इसको नल सेट, कुछ लोग इसे वॉइड सेट भी बोल देते हैं, और कई बार एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं। सब एक ही चीज है, नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। अब ये क्या होता है, एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जीरो हो, या फिर ऐसे कह लो कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर जीरो आ रहा हो। ठीक है, तो इसको डिनोट करने का, मान लो एक ऐसा सेट है, ये देखो, इसमें हम कोई भी एलिमेंट नहीं रखते, इसको खाली छोड़ देते हैं, तो ये जो सेट आया अपना, ये एक नल सेट आ गया। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, फाई से। जब हम इसको फाई से डिनोट करते हैं तो फिर करली ब्रैकेट नहीं लगाते। आप ये चीज ध्यान रखिए कि ये वाला तो बन गया अपना नल सेट, लेकिन अगर मैं सेट को ऐसे लिख दूं, इसके अंदर ये फाई, तो अब ये नल सेट नहीं हुआ, अब इसमें एक एलिमेंट है। दिस सेट हैज वन एलिमेंट एंड दैट एलिमेंट इज फाई। तो इस सेट में अब फाई एलिमेंट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये दोनों सेट अलग अलग सेट्स हैं, दीज टू आर नॉट द सेम सेट। तो पहले वाला हुआ नल सेट, इस वाले सेट में एक एलिमेंट आ रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फाई जो है वो इस खाली ब्रैकेट के इक्विवेलेंट है। तो अगर इसको मैं ब्रैकेट की फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा हमें। फाई की वैल्यू तो ब्रैकेट, खाली ब्रैकेट होती है, बिकॉज फाई रिप्रेजेंट्स अ नल सेट। फाई अपने आप में एक सेट है। यहां पे फाई क्या कर रहा है, यहां पे फाई एज एन एलिमेंट एक्ट कर रहा है। तो दिस वाज आवर फर्स्ट टाइप। तो सेकंड टाइप में अगर हम देखें, सेकंड टाइप इज सिंगलटन सेट। नाम से आपको पता चल गया होगा कि सिंगलटन सेट कैसा सेट, जिसमें एक ही एलिमेंट हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज इक्वल टू 1। जैसे ये वाला सेट जो है, ये वाला सेट सिंगलटन सेट है, बिकॉज इसमें एक ही एलिमेंट है, दैट इज 5। और भी एग्जांपल देख सकते हैं, लेट्स से एक बी सेट लिया हमने, उसमें हमने ये रख दिया 2, तो इसमें कितने एलिमेंट हुए, इसमें एक ही एलिमेंट हुआ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी विल बी इक्वल टू 1। सो बी इज अ सिंगलटन सेट। तो दो टाइप्स हमने पढ़ ली, एक आ गया अपना नल सेट और दूसरा आ गया सिंगलटन सेट। फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट टाइप, दैट इज फाइनाइट सेट। अब फाइनाइट सेट क्या होता है कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर जब आप कैलकुलेट करो, मतलब आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड आउट करो, तो उसकी वैल्यू फाइनाइट आए। इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैं कहूं एक सेट ए मैंने डिफाइन करा, दैट इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10, 10 से छोटे प्राइम नंबर्स। तो 10 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2, 3, 5 एंड 7। तो इसमें 4 एलिमेंट्स आए, तो 4 एलिमेंट्स, 4 इज अ फाइनाइट नंबर, सो दिस सेट हैज फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन अगर मैं एक ऐसा सेट डिफाइन करूं, दिस इज सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसमें मैंने कंडीशन नहीं लगाई कि प्राइम नंबर्स 10 से कम होने चाहिए या ज़्यादा होने चाहिए, इसमें मैंने सिर्फ बोला सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब हमें पता है कि प्राइम नंबर्स तो बहुत सारे हैं, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, तो ये तो ऐसे बढ़ता ही जाएगा सेट, इनफाइनाइट एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं। सो ये जो सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हो गया, तो ये क्या हुआ, ये एक इनफाइनाइट सेट आ गया। सो दिस सेट P इज नॉट अ फाइनाइट सेट, इसको हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारी नेक्स्ट टाइप है, इनफाइनाइट सेट।
नंबर 4, इनफाइनाइट सेट। एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट आ रहा हो, मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट हो एंड वो सेट कभी भी लेट से खत्म ना हो रहा हो, तो ऐसे सेट को हम इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। उसके आगे चलते हैं। नंबर 5 पे, दैट्स इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? दो सेट्स को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 5 आ रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी सेट में लेट्स से 8 आ रहे हैं, और एक एक्स सेट है हमारे पास, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 आ रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि ए एंड एक्स जो है ये तो इक्विवेलेंट सेट्स हुए, लेकिन ए एंड बी ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है, एक्स एंड बी ये भी इक्विवेलेंट सेट्स नहीं है। तो इक्विवेलेंट सेट्स क्या होता है कि ऐसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम आए। ऐसे दो सेट्स जिनका कार्डिनल नंबर सेम आए, उन सेट्स को हम इक्विवेलेंट सेट्स बोलते हैं, राइट। अब इसी से एक और टर्म आ जाती है जो कि हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है, या फिर नेक्स्ट डेफिनेशन कह लो, दैट इज इक्वल सेट्स। पहला इक्विवेलेंट था, अभी ये क्या है? इक्वल सेट्स। अब दो सेट्स मान लो हमारे पास हैं, सेट ए एंड वी हैव सेट बी। अब इन दोनों सेट्स को हम इक्वल सेट्स कब बोलेंगे? जब इन दोनों सेट्स में ऑल द एलिमेंट्स, मतलब सारे एलिमेंट्स इक्वल हों। ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब दोनों सेट में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स आ रहे हो। अगर ए सेट में मान लो ए बी और 1 और 2 आ रहा है, तो बी सेट में भी इस तरह से ए बी 1 और 2 आने चाहिए। ऑर्डर सेट के अंदर मैंने आपको पहले भी बोला कि ऑर्डर एलिमेंट्स का मैटर नहीं करता, लेकिन सारे एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम आ जाने चाहिए। तो दो सेट्स इक्वल कब होंगे? जब उनके सारे एलिमेंट्स इक्वल होंगे एक दूसरे के। अब एक चीज हम और भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो इक्वल सेट्स हैं ये दोनों, ये इक्वल सेट्स तो हैं ही, दीज आर इक्वल सेट्स, पर दे आर इक्विवेलेंट सेट्स ऑल्सो। इसको हम इक्विवेलेंट सेट्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज इक्विवेलेंट सेट्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी कि कार्डिनल नंबर सेम होना चाहिए। तो इन दोनों सेट्स का तो कार्डिनल नंबर 4 और 4 ही आएगा, तो ये इक्विवेलेंट सेट्स भी हैं और ये इक्वल सेट्स भी हैं। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि दो सेट्स अगर इक्वल होंगे तो वो सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स भी होंगे। तो एक नोट लिख सकते हैं, ऑल इक्वल सेट्स are equivalent sets also। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी सेट्स में, आप टाइप्स कह लो, डेफिनेशंस कह लो। नेक्स्ट चलते हैं सबसेट्स। अब सबसेट क्या चीज है देखिए जरा। मान लो अपने पास दो सेट हैं, एक सेट ए और एक सेट बी। तो मैं अगर कहना चाहूं कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि एवरी एलिमेंट lying in set A is present in set B also। मतलब कि अगर सेट A सेट B का सबसेट है तो सेट A में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब सेट B में होंगे ही होंगे, दैट इज फॉर श्योर। मतलब
अगर आप किसी सेट को दूसरे सेट का सबसेट बोल रहे हो तो वो जिस भी सेट का सबसेट है तो उसमें वो वाले एलिमेंट सारे के सारे प्रेजेंट जरूर रहेंगे। जैसे हम देखें कि एक बी सेट लिया हमने 1 2 3 4 और मैं एक ए सेट लिखता हूँ, ए सेट 1 2। अब हमें चेक करना है कि ए बी का सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब हमें क्या पता है कि सेट ए सेट बी का सबसेट तब होएगा अगर सेट ए में लाई करते सारे एलिमेंट्स सेट बी में भी हों। तो ए में कौन कौन एलिमेंट है, ए में 1 है और 2 है, तो ये दोनों एलिमेंट तो सेट बी में लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। लेकिन बी नहीं है ए का सबसेट, बिकॉज बी में तो 3 4 भी है, वो ए में तो है नहीं। तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और एक और सेट लिख लिया, लेट्स से डी सेट लिखा, उसमें हमने डाल दिया 2 एंड 3। तो आप देखो डी सेट में 2 और 3 है, वो तो बी में भी है, तो इसका मतलब डी इज अ सबसेट ऑफ बी। एक और सेट लिखते हैं, लेट्स से एक्स सेट लिखा हमने, एक्स सेट को हमने 2 लिख दिया। ये एक ऐसा सेट सिंगलटन सेट जिसमें एक ही एलिमेंट है। अब हम देखिए जरा एक्स किस किस का सबसेट हो सकता है। तो एक्स का जो एलिमेंट है वो बी में है, तो एक्स बी का सबसेट बनेगा, राइट। उसके बाद एक्स अगर 2 है तो ये 1 ए में भी है, तो एक्स फिर ए का भी सबसेट होगा। एंड सिमिलरली एक्स डी का भी सबसेट बनेगा। सो सबसेट क्या है, A is said to be a subset of B if every element of set A is present in set B also. Next एक नोट लिखते हैं। First note is a set is always a subset of itself. एक सेट हमेशा खुद का सबसेट होएगा ही होएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये सेट है अपने पास, मैं एक बी सेट लिखूं तो 1 2 3। अब क्लियरली बी जो है वो ए का सबसेट होना ही होना है, राइट। सो set is always a subset of itself. Second note, second point, empty set is a subset of each and every set. Empty set is a subset of each and every set. मतलब कि अगर फिर से वही सेट ले लिया हमने, ए सेट है अपने पास 1 2 और 3। मैं अगर अभी बी सेट डिफाइन करूं ये ऐसे करके, तो बी विल ऑलवेज बी अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो बी ए का हमेशा सबसेट होएगा ही होएगा कि एम्प्टी सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। आगे एक हम एग्जाम्पल करते हैं और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट ड्राइव करेंगे जो कि जनरली जेई मेंस में पूछा जाता है। अब जैसे मैं एक सेट लिखूं ए सेट और आपको बोलूं कि इसके सबसेट्स लिख के दिखाओ, तो इसका सबसेट लिख रहे हैं, लेट्स से पहला सबसेट लिखा हमने, तो एक एम्प्टी सेट होगा इसका सबसेट। इसको हम इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं 5 से। सिमिलरली एक और सबसेट मैंने लिखा है इसका, लेट्स से S2, जिसमें मैंने इस एलिमेंट को कंसीडर करा 1 को। तो अब इसके 2 सबसेट्स हो सकते हैं, राइट। इसमें कितने एलिमेंट थे, इसमें एक एलिमेंट था और उसकी वैल्यू भी 1 थी कोइंसिडेंटली। एंड इसमें सबसेट्स हमने कितने बनाए, हमने 2 सबसेट्स बनाए। एक और सेट लेते हैं जिसमें हम लेट्स से 2 एलिमेंट्स रखते हैं, इसके हमने सबसेट्स बनाने स्टार्ट किए। सो एक तो एम्प्टी सेट आ गया, फिर दूसरा अपने पास आया
जिसमें हमने 1 को रखा, फिर एक और लिख दिया हमने S3 जिसमें हमने 2 को रखा, फिर S4 जिसमें हमने 1 और 2 दोनों को रख लिया। तो अब इसमें 4 सबसेट बने। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने थे? 2 थे। तो सबसेट्स कितने बने? 4 बने। अब इस चीज को हम आगे जाके देखेंगे परमुटेशंस कॉम्बिनेशन चैप्टर में, तो वहां से हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। अभी आप क्या करो, अभी आप उस फॉर्मूला को याद रख लो। दैट इज कि अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, अगर ए सेट में n एलिमेंट्स हैं, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं उसका फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो नंबर ऑफ सबसेट्स ए सेट के कितने बनेंगे? 2 की पावर n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैं बोलूं ए सेट में n एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? दोबारा से लिख रहा हूं मैं, that will be 2 raised to power n. This is a very important result, you should remember it. ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझेंगे ये क्या होता है। Set A will be a proper subset of set B if A is a subset of B and A is not equal to B. If A is a subset of B and A is not equal to B. इसका क्या मतलब हुआ कि एग्जाम्पल लेते हैं फिर से। एक सेट हमने A लिया 1, 2 और 3 का, और एक सेट हमने B लिया 1, 2, 3 और 4। तो हम देखें अगर यहाँ पे ए बी का सबसेट है और कंडीशन साथ में क्या है कि ए बी के इक्वल भी नहीं आ रहा, तो इस केस में हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। वो प्रॉपर सबसेट में यहाँ पे जो नीचे हम लाइन लगाते थे, पीछे जो हमने सिंबल देखा उसमें हम यहाँ पे लाइन लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ये वाली लाइन नहीं आती है, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं। अगर मैं एक और सेट डिफाइन करूं, लेट्स से एक्स सेट, तो अगर मैं इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, तो जो अपना एक्स बन रहा है दैट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट। अब एक्स प्रॉपर सबसेट नहीं है बी का, इसलिए हमें उसको इस सिंबल से डिनोट करना पड़ेगा। this represents that x is a subset and this line represents that it may be equal to x b also। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इनइक्वालिटीज पढ़ रखी है ना, तो उसमें आप ये लेस देन वाली इनइक्वालिटी होती है, लेस देन इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी होती है। तो सिमिलर चीज आप सेट्स में देख सकते हैं कि x b का सबसेट है और x b के इक्वल भी हो सकता है, लेकिन जो a है a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b, क्योंकि a b के इक्वल नहीं आ रहा है। ऑलराइट, सो दिस वाज प्रॉपर सबसेट एंड वी स्टडीड एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, दैट इज कि अगर ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं लेट्स से, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बना पाएंगे आप? 2 raised to power 5, 32 सबसेट्स आप बना पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट थिंग इज पावर सेट। पावर सेट क्या है? पावर सेट एक कलेक्शन है सारे सबसेट्स की। पावर सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स of a set
किसी सेट के सारे सबसेट्स की आप कलेक्शन कर लो, उसको सेट की फॉर्म में लिख दो, तो उसको हम पावर सेट बोलते हैं। इसको हम जनरली ऐसे डिनोट करते हैं, P ऑफ A, मतलब A का पावर सेट। अभी मैं आपको A का पावर सेट लिख के बताता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं फिर से। A मान लो ये सेट है 1 और 2, तो इसके सबसेट्स हमने थोड़ी देर पहले लिखे थे, दोबारा से मैं लिखता हूँ S1 एम्प्टी, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं, S2 जिसमें हमने 1 रखा, S3 तीसरा सबसेट जिसमें हमने 2 रखा, और एक और सबसेट S4 जिसमें हमने दोनों सबसेट्स रख लिए। तो आप देख सकते हैं कि S4 A का प्रॉपर सबसेट नहीं है। S1, S2 और S3 प्रॉपर सबसेट्स हैं, लेकिन जो S4 है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है A का, बिकॉज वो A के इक्वल आ रहा है। तो इसको अगर हम पावर सेट में लिखें, पावर सेट ऑफ A लिखें, तो हमें ये सारे एलिमेंट्स को सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ये सारे सेट्स को, सबसेट्स को। तो देखो ये पहला सबसेट आया, अब ये एलिमेंट्स बन जाएंगे पावर सेट के। दूसरा सबसेट आया 1, तीसरा सबसेट, और ये फिर फोर्थ सबसेट। सो पावर सेट ऑफ एनी सेट इज अ सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स। सो सारे सबसेट्स को हमने कलेक्ट कर लिया इन द फॉर्म ऑफ सेट, that will give you power set. Next is universal set. अब क्या होगा कि किसी क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर सेट चल रहा होगा, ठीक है, तो या 2-3 सेट्स चल रहे होंगे। अब यूनिवर्सल सेट जो कि हम U से डिनोट करते हैं, वो कैसा सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स हों, जितने भी आप उस क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं, एक ऐसा सेट जो उन सब एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, A सेट हो अपने पास 1 2 3, और B सेट हो लेट्स से 3 4 5 एंड 6, एंड C सेट है 2 एंड 7। तो अगर मेरे को इन 3 सेट्स के लिए यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? इन 3 सेट्स का यूनिवर्सल सेट विल बी 1 2 3 4 5 6 7, ये सारे होने चाहिए एटलीस्ट। इसके बाद हम और भी इंक्लूड कर सकते हैं 8 9 10। तो मैं ऐसे बोलता हूँ ये सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट एक्ट कर रहा है इन तीनों सेट्स के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा? एक ऐसा सेट जो कि सारे जितने भी सेट्स अंडर कंसिडरेशन है उनके सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर रहा हो। सो दैट वाज यूनिवर्सल सेट। ये कुछ डेफिनेशंस हैं सेट्स की जो कि हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएंगी। फिर एक और चीज पढ़ लेते हैं, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम क्या है? एक सेट्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे कि अगर मैं ऐसी इस तरह से एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, जिसको हम U से लिखते हैं। यहां लिख सकते हैं, किसी भी कॉर्नर में लिख सकते हैं U। अगर आपने इस यूनिवर्सल सेट में किसी सेट A को इंक्लूड करना हो, तो आप उसको सर्कल में जनरली डिनोट करते हैं। ये सेट A आ गया, ये सेट B आ गया, लेट्स से ये सेट, लेट्स से ये सेट C आ गया, ये B और ये C। इस तरह से हम सेट्स को डिनोट करते हैं सर्कल्स में, और यूनिवर्सल सेट को जनरली रेक्टेंगल में डिनोट करते हैं। अगर आपने किसी सेट के एलिमेंट को डिनोट करना हो, तो आप ऐसे एक डॉट से एलिमेंट को डिनोट कर सकते हैं। तो ये डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स एलिमेंट ऑफ अ सेट। बाकी ये सर्कल रिप्रेजेंट करते हैं सेट्स को, ठीक है। तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से हम आगे देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इसके अंदर ही आता है, दैट इज अलजेब्रा ऑफ सेट्स।
अलजेब्रा ऑफ सेट्स में हम कुछ ऑपरेशंस पढ़ते हैं सेट्स पे। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है दैट इज यूनियन ऑफ सेट्स। अब यूनियन ऑफ सेट्स को हम यू से डिनोट करते हैं। आप इस यू को यूनिवर्सल सेट की तरह ट्रीट मत कीजिए, ये यू यूनियन ऑफ सेट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि दो सेट्स लिखते हैं, लेट्स से अपने पास ए सेट है 1 2 3 4 और बी सेट है 4 3 5 6 और मेरे को इन दोनों की यूनियन करनी है। तो ऐस इस तरह से लिखा जाता है ए यूनियन बी, इस तरह से इसको बोलते हैं। ए यूनियन बी क्या होता है कि हम इन दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं और जो जो एलिमेंट्स रिपीट कर रहे हैं उनको एक एक बार निकाल देंगे। मतलब ये सेट कुछ इस तरह से हम लिखेंगे, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए और सारे एलिमेंट्स दोनों सेट के, ए सेट का भी और बी सेट के भी इंक्लूड होने चाहिए ए यूनियन बी में। तो ये ए यूनियन बी का एक सेट बन गया 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये सेट सेम ही बनेगा अगर आप बी यूनियन ए बी करोगे तो ए यूनियन बी करो चाहे बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। बस यूनियन वाला जो सेट बना आपका, जैसे इसको हम नया सेट का नाम भी देते हैं, लेट्स से एक्स सेट हमने बना लिया जो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स सेट में ए के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के भी सारे एलिमेंट्स होने चाहिए। इसको हम वेन डायग्राम से भी डिनोट कर सकते हैं। आप देखिए, अगर ये सेट ए है और लेट्स से ये सेट बी है, इस तरह से। ये कॉमन पोर्शन क्यों लिया हमने, क्योंकि इसमें देखिए आप ये 3 और 4 जो एलिमेंट है वो दोनों सेट में आ रहे हैं, तो वो दोनों एलिमेंट्स यहाँ कहीं पे लाई कर रहे होंगे दोनों के कॉमन पोर्शन में। और यहाँ पे फिर एक 1 आ जाएगा और एक 2 आ जाएगा, यहाँ पे एक एलिमेंट 5 आ जाएगा और यहाँ पे एक एलिमेंट 6 आ जाएगा। और ये दोनों एलिमेंट आप कह लो एक 3 हो गया और एक 4 हो गया। तो इस तरह से हम इन सारे नंबर्स को दो सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एंड बी। तो अगर आपको ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना हो तो लेट्स से एक सेट ए है, ये सेट बी है एंड यू हैव अ यूनिवर्सल सेट यू। तो ए यूनियन बी मतलब इसके भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और बाकी इस सेट के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इस तरह से ये जो मैंने पोर्शन शेड करा, ये सारा पोर्शन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारा पोर्शन ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ए यूनियन बी को हम वेन डायग्राम में इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आपको आई होप सारा कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपको कहीं पे भी डिफिकल्टी है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट ऑपरेशन देखा, यूनियन ऑफ सेट्स। सेकंड ऑपरेशन देखें अलजेब्रा ऑफ सेट्स में, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ध्यान से समझें इसे। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है। सबसे पहले तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, उल्टा यू कह सकते हैं आप इसको। तो अगर दो सेट्स की आप इंटरसेक्शन निकाल लो तो इस तरह से लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, ए सेट लिया हमने 1 2 3 और बी सेट लिया 1 3 5 एंड 7, ये दो सेट लिए हमने। अब इंटरसेक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो दोनों सेट्स में कॉमन हो। तो इन दोनों सेट्स में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, इन दोनों सेट में एक 1 कॉमन हुआ एंड एक 3 कॉमन हुआ। सो ए इंटरसेक्शन बी विल बी 1 3। सिर्फ दो एलिमेंट्स आएंगे, एक 1 आएगा और एक 3 आएगा। तो इंटरसेक्शन का मतलब दो सेट्स की आप इंटरसेक्शन करें तो उनके कॉमन एलिमेंट्स को हम इंक्लूड रखते हैं, और दो सेट्स की यूनियन करें तो दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट्स उस सेट में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इसको वेन डायग्राम से कैसे डिनोट करते हैं। तो लेट्स से अपने पास दो सेट्स हैं, एक ए सेट और एक बी सेट, और एक हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया। ठीक है, यू।
तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स हमारे सेट में आएंगे। तो ये वाला पोर्शन है जो ए और बी में कॉमन है, तो दिस शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, सो ए यूनियन बी भी हमने देखा और ए इंटरसेक्शन बी भी देखा। अभी क्या है, अभी एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हम लिखने जा रहे हैं। देखें जरा, वो क्या है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे उसका रिजल्ट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। इसको पहले तो याद कर लिया हमने, हमेशा ध्यान में रखा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब इसको समझते हैं। लेट्स से ये ए सेट है अपना और एक बी सेट आया, ए एंड बी। अब हमें इसमें टोटल एलिमेंट्स काउंट करने हैं कि ए और बी में टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए। तो ये देखिए आप, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो ये ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे एक बार। फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने बी के ऐड कर दिए। अब आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये वाला पोर्शन है, मिडल पोर्शन, ये हमने 2 बार काउंट कर लिया। एक बार तो हम जब ए के एलिमेंट्स काउंट कर रहे थे तब हमने काउंट कर दिया, और एक बार जब हम बी के एलिमेंट्स काउंट कर रहे थे तब भी ये पोर्शन काउंट हो गया, जबकि ये एक ही बार काउंट होना चाहिए था। ये 2 बार की जगह एक ही बार काउंट होता। हम ऐसे कर सकते थे कि इसके एलिमेंट लेते और ये वाला पोर्शन अलग से काउंट कर लेते बस, तो ये टोटल आ जाता ए यूनियन बी। लेकिन अभी हमने क्या किया, 2 बार काउंट कर लिया, एक बार एन ए के समय और एक बार एन बी के समय। तो काउंट इसने एक ही बार होना था, हमने इस रीजन को 2 बार काउंट करा, तो इसलिए हमें एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। तो इस रीजन को हमने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, सो दैट हमारे पास फाइनली क्या आए, ए यूनियन बी आए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये ए सेट हुआ, इसके एलिमेंट्स हमने इंक्लूड किए, और ये बी सेट में से इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट्स निकालने के बाद हमने बाकी एलिमेंट्स को इसमें जोड़ दिया। तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में कितने आ जाएंगे, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। फिर क्या करते हैं, कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं कुछ सेट्स पे। ये दो हमने ऑपरेशंस देखे ना, वो सारे सेट्स पे, अलग अलग टाइप के सेट्स पे करके देखते हैं। जैसे कि ये सिर्फ एग्जांपल्स हैं। तो ए यूनियन ए, ए और ए को जब आप यूनियन करोगे तो क्या आएगा, ए सेट ही आएगा सिर्फ, और तो एलिमेंट्स इंक्लूड हो गए नहीं। अगर आप ए और ए की इंटरसेक्शन लो तो कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे इस केस में। ठीक है, और देखते हैं फिर, अगर आपने ए की यूनियन करी यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर आप ए की यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ करते हैं तो उस सिनेरियो में ए के एलिमेंट्स आएंगे, यूनिवर्सल सेट के भी एलिमेंट्स आएंगे। तो ए तो यूनिवर्सल सेट का एक तरह से सबसेट है। तो जब आपने ये सारा सेट ही इंक्लूड कर लिया तो ए तो अपने आप इंक्लूड हो गया। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट। लेकिन जब आपने ए की इंटरसेक्शन करी यूनिवर्सल सेट के साथ तो अब रिजल्ट क्या होगा, जैसे ए सेट है अपने पास यहाँ पे ए सेट, अब इसके आप इंटरसेक्शन करोगे अगर यूनिवर्सल सेट के साथ तो सिर्फ यही पोर्शन आएगा। तो ये पोर्शन तो ए वाला पोर्शन ही हुआ। तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा, ए सेट। और देखिए, ए की अगर हम यूनियन करते हैं नल सेट के साथ तो ये तो फिर ए सेट ही रहेगा, बिकॉज कुछ भी ऐड नहीं हो रहा ए में। लेकिन जब आप ए की इंटरसेक्शन करोगे नल के साथ, एक तरफ तो कुछ नहीं है और दूसरी तरफ पूरा सेट ए है, तो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। जब एक सेट में कुछ एलिमेंट्स है ही नहीं तो फिर कॉमन एलिमेंट्स आने का सवाल ही नहीं उठता। सिमिलरली अगर हम यूनिवर्सल सेट की यूनियन करें फाई के साथ तो वो तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाएगा। लेकिन जब हम यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करेंगे फाई के साथ तो इस सिनेरियो में आंसर फाई आ जाएगा। सेम रीजनिंग जो भी हमने
ए इंटरसेक्शन 5 में दी है, ठीक है। सो दैट इज ऑपरेशंस और यू कैन से अलजेब्रा ऑफ सेट्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक विल बी, और नेक्स्ट यू कैन कॉल इट नेक्स्ट ऑपरेशन ऑल्सो, ठीक है। दिस इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, a माइनस बी। देखें जरा वेन डायग्राम से समझते हैं। a माइनस बी का मतलब कि a सेट के वो एलिमेंट्स जो b सेट में नहीं है। a माइनस बी का मतलब a सेट के वो एलिमेंट्स जो b सेट में नहीं है, या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि a सेट के जो गद्दार एलिमेंट हैं जो b सेट में भी जा रहे हैं उनको हमने a सेट में से निकाल दिया। तो a सेट के गद्दार एलिमेंट कौन है, जो इस पोर्शन में आ रहे हैं, तो इनको हमने अपने सेट से निकाल दिया, तो वो डिफरेंस ऑफ सेट आया। तो ये जो मैंने शेड किया है लाइंस में, ये वाला शेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है a माइनस बी को। सो दिस रिप्रेजेंट a माइनस बी। a माइनस बी क्या हुआ फिर, a के ईमानदार एलिमेंट्स सिर्फ रहेंगे, जो बेईमान एलिमेंट्स हैं जो दूसरे सेट्स में जा रहे हैं वो सबको हम निकाल देंगे। सो a माइनस बी, दिस रिप्रेजेंट्स डिफरेंस ऑफ सेट्स। मैथमेटिकली डेफिनेशन हम ऐसे बोलते हैं कि a माइनस बी रिप्रेजेंट दोज एलिमेंट्स ऑफ सेट a which are not present in set B. So a minus b is, this is those elements of set A which are not present in set B. Those elements of set A which are not present in set B. तो इसको हमने बोला a माइनस बी। इसको लिखने का एक और तरीका भी है, देखो जरा। ये जैसे a सेट हुआ हमारे पास और ये अपने पास आया b सेट, तो a माइनस बी हमने देखा कि ये वाला पोर्शन बनेगा, राइट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो तरीका हुआ a माइनस बी। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते थे, देखो a माइनस a इंटरसेक्शन b। समझ में आ गया होगा आपको। देखो ये सेट A आया, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पोर्शन रिप्रेजेंट करता है A इंटरसेक्शन B को। तो हमने A में से ये A इंटरसेक्शन B वाला पोर्शन माइनस कर दिया, तो हमारे पास फिर क्या बचा, A सेट आ गया। ऑलराइट, तो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ सेट्स को समझ सकते हैं। इसी की कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट आ जाता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये भी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको हम डिनोट देखो कैसे करते हैं, ए डेल्टा बी। समझे जरा इसको, ये क्या होता है, मान लो एक सेट अपने पास ए है और दूसरा सेट अपने पास बी सेट है, तो ए सेट आया बी सेट आया, ठीक है। तो ये क्या होता है कि आपने ए के ईमानदार एलिमेंट रख लिए, ये रख लिए a माइनस बी करा, ठीक है। फिर आपने इसके साथ क्या किया, इसके साथ आपने b के ईमानदार एलिमेंट भी रख लिए, ये देखो, ठीक। तो a के एलिमेंट आ गए, b के एलिमेंट भी आ गए। तो ये जो पूरा शेडेड रीजन बना ना, अभी इसमें जो भी शेडेड किया हुआ है, इधर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये रिप्रेजेंट करता है a डेल्टा b को। मतलब बेसिकली हमने क्या किया कि जो a और b के दोनों के गद्दार एलिमेंट्स थे उनको हटा दिया, और जो ईमानदार बचे, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखो a यूनियन b में से आप a इंटरसेक्शन b को घटा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यही चीज आ जाएगी a डेल्टा b। a यूनियन b से आप a इंटरसेक्शन, ये a यूनियन b सारा सेट बनता, उसमें से आपने a इंटरसेक्शन b को घटा दिया, तो फिर ये
ए डेल्टा बी बन गया, दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। और तरीका देखते हैं, देखो आप ऐसे कर लेते कि ए में से बी के एलिमेंट घटाए, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट लिया ए माइनस बी, तो ये वाला पोर्शन आता ग्रीन वाला जो यहाँ पे शेड किया है, इसकी आपने यूनियन कर दी किससे, बी में से ए वाले जो गद्दार एलिमेंट जो उधर जा रहे हैं उस वाले, मतलब आपने बी सेट लिया ये वाला और इसमें से ए में जो एलिमेंट्स जा रहे हैं उनको हटा दिया, तो ये पोर्शन आया, इस पोर्शन और इस पोर्शन की आपने यूनियन कर दी, तो ए डेल्टा बी को हम इनमें से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सारी फॉर्म्स हमें पता होने चाहिए। एक एग्जांपल करना है तो कर सकते हैं। लेट्स से ए सेट है अपने पास 1 2 3 एंड 4, और फिर हमने एक बी सेट लिया, बी सेट हमारे पास लेट्स से 3 4 5 और 7। तो अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो ए यूनियन बी तो क्या होगा, पहले ए यूनियन बी ही निकालते हैं। ए यूनियन बी विल बी 1 2 3 4 5 और 7, ठीक है। इसमें से हमने ए इंटरसेक्शन बी को घटाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को घटाने के लिए ए इंटरसेक्शन बी लिखा पहले, दैट विल बी 3 एंड 4। तो जब आपने ए डेल्टा बी कैलकुलेट करना है तो ए यूनियन बी में से आप ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स को हटा दो, तो आपके पास ए डेल्टा बी आ जाएगा, दैट विल बी 1 2 5 एंड 7। दिस इज एज सिंपल एज दैट। इट्स वेरी इजी सेट्स पोर्शन। ये एक्चुअली हम आगे चैप्टर्स में कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे, इसलिए हमें इसको पढ़ना पड़ता है, अदरवाइज जेई मेंस में इसमें से बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक मैंने आपको कार्डिनल नंबर वाला क्वेश्चन बताया, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेस पे। ऑलराइट, तो आगे मूव करते हैं और नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। नेक्स्ट इज, इसको ऑपरेशन बोल सकते हैं, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स था, डिफरेंस ऑफ सेट्स था, उस तरह से नेक्स्ट ऑपरेशन आ गया अपना कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब ये वो कॉम्प्लीमेंट नहीं है जो हम अपने फ्रेंड्स को देते हैं, ठीक है, दिस इज नॉट दैट कॉम्प्लीमेंट, ये मैथमेटिक्स वाला कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सबसे पहले देखें तो ए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से, और इसको हम ए की सुपरस्क्रिप्ट में सी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, ए डैश और ए सी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम ए कॉम्प्लीमेंट ही। ऑलराइट, तो जैसे अपने पास एक सेट आया, ये यूनिवर्सल सेट आया, इसके अंदर हमने एक सेट ए बना लिया, सेट ए, ठीक है, लेट दिस बी सेट ए। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए के एलिमेंट्स को छोड़ के यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स, ए का नहीं आना चाहिए एलिमेंट उसमें, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए के एलिमेंट्स को छोड़ के जो बाकी एलिमेंट्स बच रहे हैं पूरे यूनिवर्सल सेट में, वो सब ए कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कर रहे हैं, ए डैश। सो ए कॉम्प्लीमेंट इज, A complement will contain all the elements of the universal set which are not present in set A. तो डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हैं, A complement contains those elements of universal set U which are not present in set A। वो सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो ए सेट में प्रेजेंट ना हो, तो दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। एग्जाम्पल भी एक कर लेते हैं, आपको और कॉन्फिडेंस आएगा इस चीज में। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सेट ले लिया हमने, लेट्स से 1 2 एंड 5,
और इसका एक यूनिवर्सल सेट लेते हैं। यूनिवर्सल सेट यू लिया हमने, उसमें हमने रखा राम, श्याम, आम। ये तीनों आते रहेंगे बाद में भी, ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, राम, श्याम एंड आम। तो 1 2 5 एंड 6। तो मान लो ये अपना यूनिवर्सल सेट है किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर आपको अब ए कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट के, वो एलिमेंट्स जो ए में ना आ रहे हो। तो ए में कौन कौन नहीं आ रहा? ए में राम नहीं आ रहा, श्याम नहीं आ रहा, आम भी नहीं आ रहा, और 6 भी नहीं आ रहा। तो ये जो सेट बना अपना, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट। आई एम प्रिटी मच श्योर कि आपको अभी सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पोर्शन को दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि ए सेट में 5 एलिमेंट्स हैं और बी सेट में 6 एलिमेंट्स हैं। ये लेट्स से गिवन है, ठीक है। और ये भी बता दिया उसने कि ए डेल्टा बी में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट जो आपने अभी अभी पढ़ा है, उसमें 11 एलिमेंट है। तो आप ये बताओ, क्या पूछता हमसे कि ये बताइए आप कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? हाउ मेनी एलिमेंट्स विल ए इंटरसेक्शन बी हैव? अब देखिए आप, जो ए डेल्टा बी में 11 आए और इनका सम भी 6 और 5 11 बन रहा है। अगर ए डेल्टा बी में हमने कुछ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट सब्ट्रैक्ट किए होते, ठीक है, तो इसका सम तो इनमें से कम बनता। अगर इनमें कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होते, ए सेट और बी सेट में अगर कॉमन एलिमेंट्स होते तो वो माइनस हो जाने थे उसमें से, और इनका जो सम बनता वो कम बनता 11 से। लेकिन अभी तो सम 11 बन रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं रहा था, इसीलिए सम इसका 11 बन पाया। तो हम सीधा कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 0 होंगे। और अगर हमसे वो ए इंटरसेक्शन बी वाला सेट भी पूछता इस केस में, तो हम उसको बता देते हैं कि सेट वो 5 बनेगा, या फिर इस तरह से एम्प्टी ब्रैकेट, हम कर्ली ब्रैकेट्स में एम्प्टी एलिमेंट की तरह छोड़ सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो सेट्स वाले पोर्शन में इतना ही फिलहाल हम पढ़ेंगे। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी किसी टर्मिनोलॉजी की तो हम साइड बाय साइड देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट अप इन नेक्स्ट लेक्चर।